हिंदी क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का भूगोल अध्याय 6 यानी लेसन 6 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी अर्थ मेजर सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्थल रूप यानी जिसको हम टोपोग्राफी बोल सकते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। जो हमारी पृथ्वी है उस पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल रूप मतलब क्या, जैसे स्थल है उस पर पहाड़ आप देख लीजिए, मैदान देखिए, पठार देखिए, चट्टान देखिए, ये सब इसका स्थल का ये एक तरह का रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है उस पर सब जगह एक समान चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, कहीं ऊंचे दिखेंगी तो कहीं नीचे, यानी पहाड़ आपको ऊंचा दिखा, मैदान मान लीजिए नीचे है और कुछ इसका भाग जो है वो समतल है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब ये स्थल रूप बनते कैसे हैं, तो दो प्रक्रिया हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये बनते हैं। पहला है आंतरिक प्रक्रिया यानी इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में होता क्या है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। हमारी जो पृथ्वी है हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें लगातार गति हो रही है, यानी पृथ्वी में हमारी क्या हो रही है, लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्योंकि पृथ्वी हमारी गति कर रही है। अब गति करने के दौरान क्या होता है ना कि जो पृथ्वी की सतह है वो कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं क्या हो जाती है, धंस जाती है। वो किसके कारण हो रही है, तो उसके आंतरिक प्रक्रिया के कारण हो रही है, यानी इंटरनल प्रोसेस के कारण हो रही है। दूसरा है बाह्य प्रक्रिया। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया को हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। स्थल जो हमारा है वो लगातार क्या हो रहा है, टूट रहा है और बन रहा है, टूट भी रहा है और क्या हो रहा है, बन रहा है। यानी स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया जो है उसको हम कहेंगे क्या, बाह्य प्रक्रिया यानी एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं, मतलब उसके इंटरनल हो गया अंदर और एक्सटर्नल हो गया उसके बाहर। इंटरनल आंतरिक यानी अंदर, बाह्य यानी बाहर। अब इसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसको आप आंतरिक प्रक्रिया बोल देंगे और जो इसके बाहर प्रक्रिया हो रही है उसको हम बाह्य प्रक्रिया बोलेंगे। तो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया यानी बन रही है, यहाँ पे आंतरिक प्रक्रिया में क्या हो रही है, ऊपर हो रही है और नीचे धंस रही है। और यहाँ बाह्य प्रक्रिया है, तो बाह्य प्रक्रिया में क्या हो रही है, जो बनी हुई है वो टूट रही है, जब बन रही है फिर टूट रही है। तो ये हो गया आपका बाह्य प्रक्रिया यानी एक्सटर्नल प्रोसेस। पहाड़ी जिसको आप माउंटेन बोल सकते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। आसपास की भूमि, आपका ये भूमि हो गया और इस पर से ये ऊंचा उठा हुआ हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये पहाड़ी हो गया। इसको आप पर्वत बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब 600 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। जब 600 मीटर से अधिक ऊंची हो जाती है, जब ये 600 मीटर से अधिक ऊंची हो जाती है तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। यानी पहाड़ी है, ये जब छोटी है तो पहाड़ी है, लेकिन यही जब 600 से ऊपर उठ जाएगी तो ये पर्वत बन जाएगी। अपर्दन, अब हम पढ़ेंगे अपर्दन के बारे में, यानी इरोशन के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह है वो टूटकर घिस जाती है। पृथ्वी की सतह लगातार गति करती रहती है तो उसका सतह क्या होता है, टूटकर घिस जाता है। जब टूटकर वो घिस जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम अपर्दन कहेंगे। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। अपर्दन की क्रिया जब होती है तो सतह क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। दो प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है, यानी अपर्दन से जो सतह घिसकर टूट कर घिस जा रही है, वही निक्षेपण से क्या हो रही है, फिर इसका पुनः निर्माण हो जा रहा है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होते हैं। कह रहा है कि ये दोनों प्रक्रिया किसके द्वारा हो रहे हैं, तो जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होते हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी हम आपको बताएं ही पहले कि ये हमारा स्थल रूप है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। तो इन रूपों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्गीकृत कर दे रहे हैं, यानी अलग अलग करके बांट दे रहे हैं। अब हमारे इसी में आता है कि जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा ही ये प्रक्रिया हो रही है। तो हमारा जीवन किस पर संभव है, हमारा जीवन तो जीवमंडल पर संभव है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम पर्वत के बारे में।
पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पर्वत है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जो पर्वत का शिखर होता है वो छोटा होता है और जो इसका आधार, ये हो गया आपका आधार, ये चौड़ा हो गया, चौड़ा होता है। ये पर्वत बन गया, इसका आधार हो गया, ये चौड़ा हो जाएगा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जो इसका आसपास का क्षेत्र होगा इससे ये क्या होगा, बहुत ही ऊंचा होगा। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। जब हम पर्वत के ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे जो जलवायु है हमारी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। यहाँ पढ़ते हैं हम हिमानी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। जब पर्वत बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है, तो इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। ऊंचाई पर वैसे ही जाने पर क्या होता है, जलवायु ठंडी होती रहती है। तो पर्वत बहुत ज़्यादा जब ऊंचा होता है तो वहाँ बर्फ़ जम जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिमानी कहते हैं। उस पर बर्फ़ जमा रहता है, उस चीज़ को हम हिमानी बोलते हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। कुछ पर्वत ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर हैं तथा जिन्हें हम नहीं देख सकते, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के, कठोर जलवायु यहाँ समझिए, जो कठोर जलवायु है उसके होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ लोग निवास कर पाएंगे, वहाँ जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो बहुत ज़्यादा ठंडक में धूप यदि नहीं मिले तो आदमी भी पहाड़ के ऊपर जैसे हिमानी जमता है ना, वैसे ही वहाँ जम जाएगा, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। जो वहाँ का धरातल होगा वो खड़ी ढाल का होगा तथा कृषि योग्य भूमि भी वहाँ नहीं होगी। इसलिए कह रहा है कि तथा कृषि योग्य भूमि की वहाँ कमी होती है, इसलिए भी वहाँ लोग नहीं बच सकते। मान लीजिए जहाँ ठंडक भी पूरा हो और कृषि योग्य भूमि ही ना हो, वो जहाँ वहाँ का ज़मीन जो है वो ढाल वाली है, तो वहाँ पे ऐसे ही जनसंख्या नहीं बच सकती है। यहाँ पढ़ते हैं श्रृंखला। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। कर पर्वत एक रेखा के क्रम में भी क्या हो सकती है, तो व्यवस्थित हो सकती है, जिन्हें हम श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पर्वत हो गया, तो ऐसे ऐसे बना हुआ पर्वत है, तो ये इसका क्या बन गया, ये श्रृंखला हो गया। कर बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, यानी ये बहुत दूरी में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। जो पर्वत है उसकी ऊंचाई और आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है। अब यहाँ है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रमशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ है मनाकी पर्वत। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इनकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंची है। किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर है। कौन सा पर्वत है, तो मनाकी पर्वत है। मनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में है। इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, जो एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम कौन से पर्वत के बारे में, वलित पर्वत के बारे में। 3 पर्वत है, एक वलित पर्वत है, भ्रमशोत्थ पर्वत है तथा ज्वालामुखी पर्वत है। वलित पर्वत जिसको आप वैली माउंटेन कह सकते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। इनकी सतह कैसे है, ऊबड़ खाबड़ है तथा शिखर जो है वो शंकाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो भारत की अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, अपर्दन की प्रक्रिया जब होती है उसके कारण क्या होता है,
उसके कारण ये जो श्रृंखला है वो ये जो श्रृंखला है वो क्या हो गई है, घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए अपरदन के कारण ही ये क्या हो रही है, तो ये घिस जा रही है, यानी अपरदन हो रहा है, इसी वजह से ये घिस गई है। और कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत कैसा है, तो गोलाकार दिखाई देता है एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये जो पर्वत हैं ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। यहाँ पढ़ते हैं भ्रमशोथ्य पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब बहुत बड़ा भाग हो और वो टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोथ्य पर्वत का निर्माण होता है। यानी जब बहुत बड़ा पर्वत हो और उसका भाग क्या हो रहा है, टूट गया हो, तब उसका ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब वो कौन सा पर्वत बन जाता है, तो भ्रमशोथ्य पर्वत बन जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रावेन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि ऊपर उठे हुए, यहाँ पे देखिए ऊपर उठा हुआ जो आपका भाग है वो ऊर्ध्वाधर हो गया, यहाँ ऊपर उठ गया है जो, और नीचे धंसे हुए, यहाँ पे धंस जाएगा ये। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाएगा, मान लीजिए पहाड़ का भाग टूट गया है, तो यहाँ का जो ऊर्ध्वाधर रूप है वो विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोथ्य पर्वत का निर्माण होता है। और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, ये ऊपर उठा हुआ खंड है, ये उत्खंड है, और नीचे ये जो धंस जाता है, यहाँ जब खंडन उसका होता है तो वो क्या होता है, धंस जाता है, नीचे धंस जाता है, तो उस खंड को हम द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रावेन कहते हैं। इसको द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। यूराल की राइन घाटी तथा वास्चेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यूराल की राइन घाटी तथा वास्चेन पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र के उदाहरण हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, जब ज्वालामुखी का क्रिया होता है उसके उपरांत बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि पर्वतों के जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा कि पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और पनबिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। जो पठार है वो उठा हुआ रहेगा और सपाट रहेगा। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जो आसपास का क्षेत्र होगा उससे अधिक ऊंचाई पर होगा तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, यानी ऊंचा होगा, लेकिन मेज जितना चिकना जितना सीधा होता है उस तरह से ये क्या होगा, सीधा होगा, यानी सपाट होगा। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। कोई पठार होता है जिसका एक हो और या किसी का एक से अधिक भी किनारे होते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। जिसका ढाल जो मतलब ढलान होता है वो कैसा होता है, तो वो खड़ा होता है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि भारत में कौन सा पठार है जो पुराना है, तो आप बोल सकते हैं भारत का दक्कन का पठार। ठीक है, भारत में कौन सा पठार, तो भारत में दक्कन का पठार। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसी प्रकार के ये पठार हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी है और अफ्रीका में भी है। और भारत में हमारा कौन सा पठार है, तो वो दक्कन का पठार है। यहाँ पढ़ते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आंसर होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्यम समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। जिसकी ऊंचाई है वो समुद्र तल से, क्योंकि पठार की ऊंचाई जो है समुद्र तल से मापी जाती है, तो उसकी ऊंचाई है 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। जो पठार होते हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं, उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है।
फिर एक बार से सुन लीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है। अफ्रीका का पठार, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना और हीरा के लिए, हीरा के खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें किस चीज़ का भंडार है? तो लोहा, कोयला और मैग्नीज का भंडार है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। यहाँ जो नदियाँ है वो ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार, यहाँ हम पढ़ेंगे कौन से पठार के बारे में? तो लावा पठार के बारे में। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है। जो काली मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, ये खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। वो काली मिट्टी खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पढ़ते हैं मैदान। स्थल रूप का भी ये एक रूप है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो मैदान है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। वो कितना मीटर से ऊंचे अधिक नहीं होते हैं? तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। जो अधिकांश मैदान है वो किससे बने होते हैं? तो नदियों और उनकी सहायक नदियों से वो बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। जो नदियाँ है वो नीचे की ओर बहती है और उन्हें क्या कर देती है? मैदान को अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। जो अपर्दित पदार्थ होते हैं उसको अपने साथ क्या करती है? आगे की तरफ लेके जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे, अब वो कौन कौन से पदार्थ ढोती है, यानी कौन कौन से पदार्थ अपने साथ लेके जाती है? तो वो पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जो है वो क्या कर देती है? घाटी में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। पत्थर, बालू और सिल्ट जो है इन्हीं सबसे जब निक्षेपित होकर आ जाता है तो उससे किसका निर्माण हो जाता है? तो उसका मैदान का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। बहुत सारे मैदान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों के द्वारा ही ये मैदान बनाए गए हैं। अपर्दित और निक्षेपित क्रिया के द्वारा जो एशिया में स्थित करें यहाँ पे उपजाऊ होते हैं। जो एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। यानी ये मैदान इसी तरह से बने हुए हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। मैदान में ही मनुष्य बसते हैं, वो मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? तो मैदानी क्षेत्र। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। मैदानी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है क्योंकि मकान बनाना, यहाँ पे खेती करना काफ़ी हद तक संभव होता है। काफ़ी हद तक क्या, यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र होती है उसी पे हम मकान बना सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए मैदान क्षेत्र में अधिक लोग बसते हैं। यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। चूँकि यहाँ आखिर लोग बसते क्यों हैं? मैदानी क्षेत्र में ही लोग क्यों बसते हैं? क्योंकि यहाँ की भूमि जो होती है वो समतल होती है और यहाँ कृषि योग्य भूमि होती है। यहाँ पे मकान बनाना बहुत ही आसान होता है और अच्छे से सब लोग रह पाते हैं। यानी मैदान है तो इसमें खेतीबाड़ी भी अच्छे से होगी, मकान भी आपका अच्छे से बन जाएगा और खाने योग्य आपको अच्छे से चीज़ें भी मिल जाएंगी। इसलिए यहाँ पे लोग अधिक बसते हैं। यहाँ है गंगा का मैदान। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। जो भारत में गंगा का मैदान है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। अभी हमने आपको बताया कि मैदान में लोगों का बसना आसान होता है। मैदानी क्षेत्र में ही अधिक लोग इसलिए बसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
कृषि योग्य भूमि मिल जाती है। अब पर्वतीय क्षेत्र में जीवन कठिन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं मिल पाती है, वहाँ बहुत कमी होती है कृषि योग्य भूमि की। तो यहाँ कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ आपको खेती बाड़ी करने की अच्छी ज़मीन मिल जाएगी, घर बनाने के लिए अच्छा समतल भूमि है, वहाँ आपका जीवन सरल होगा ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी भूमि हमें नहीं मिलेगी जहाँ हम अच्छे से खेती कर सकें, अपना घर बना सकें, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कठिनाई होगी ही। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। देखिए, मैदान में घर बन सकता है, सड़क बन सकता है, रेल बन सकता है, रेल की पटरी लाइन है वो बन सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में ये सब नहीं हो पाती है, बहुत ही कठिनाई होती है इन सब चीज़ों को करने में। इसीलिए कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के तुलना में मैदानी क्षेत्र ज़्यादा अच्छी है लोगों को बचने के लिए। पर्वत पठारों से ऊंचाई के कारण भिन्न होते हैं। जो पर्वत है वो पठार से ऊंचाई होने के कारण भिन्न है, यानी उसके ऊंचापन के कारण वो पर्वत और पठार दोनों अलग हैं। हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। आपको पढ़ाया गया है कि हिमानी पर्वत के ऊपर, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ ठंडी जलवायु होने लगती है और पर्वत के ऊपर बर्फ जम जाती है। उस जमी हुई बर्फ को आप हिमानी कहते हैं। तो यहाँ हिमानी पर्वतों के ऊपर ही पाई जाती है। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। यांगत्से नदी चीन में बहती है। यांगत्से नदी है वो कहाँ बहती है? तो वो चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सा है? तो आल्प्स है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। जो समतल भूमि है और विस्तृत क्षेत्र है उसको हम मैदान बोलते हैं। हिमालय एवं आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है, पर्वत का ही एक क्रम है जिसको हम श्रृंखला बोलते हैं। मैदान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। सही बात है, मैदान क्षेत्र ही है जो कृषि के लिए अधिक उत्पादक क्षेत्र माने गए हैं। आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अध्याय 7 हमारा देश भारत यानी आवर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत यानी इंडिया। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जो हमारा भारत है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार वाला देश है, वो काफ़ी बड़ा है। भारत में उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। भारत के उत्तर में हिमालय है जो इसके ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, इसके भारत के पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी और इसके पूरब में है बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तथा दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। आप इसको याद कर लीजिएगा कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। भारत के ये एक तरह की चौहद दी हो गई। तो भारत के उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। जो भारतीय प्रायद्वीप का तट है इस पर ये लहराते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह प्रायद्वीप जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप इसको पेनिनसुला भी बोलते हैं। ये तीन तरफ से जल से घिरा होता है, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं यानी प्रायद्वीप बोलते हैं। अब पढ़ते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। आप लोग इससे पहले स्थल रूप के बारे में पढ़े हैं कि स्थल रूप में क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए आप लोग को मिलता है। तो उसमें पठार हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया। तो यहाँ यही कह रहा है कि भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी,
पठारी जो है वो एक समान तो नहीं है, वो असमान होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है, यानी अलग अलग रूपों को यहाँ पे दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। हमारे भारत में भाषा और हमारे संस्कृति में भी भिन्नता है। भाषा संस्कृति में भिन्नता होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो आप लोगों को एकता नज़र आती है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जो हमारा भारत है वो चीन के बाद, सबसे पहला चीन के बाद ये दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है वो किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? तो हमारा भारत है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके किस भाग से होकर गुजरती है? तो मध्य भाग से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं वो कहाँ स्थित है? तो भारत में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थित है? तो भारत स्थित है, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट्स। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। याद रखिएगा, ये कर्क रेखा अक्षांश से होकर ये गुजरती है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है। जो हमारा भारत का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट्स देशांतर के बीच है। किसके बीच? देशांतर के बीच है। यहाँ पढ़ते हैं मानक समय। मानक समय चूंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी हमको फिर से पढ़ना है। बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, जो बड़ा देश है वो पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार बहुत अधिक है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जो बहुत बड़ा, हमारा देश तो बहुत बड़ा है ना, तो इसका विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन उसका मानक समय एक जैसा नहीं होता है। उसका मानक समय क्या होता है? अलग अलग होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका मानक समय 7 है और कनाडा का है 6 इसका मानक समय। अब यहाँ करें कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि हर 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। उसके स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो लगभग 4 मिनट का अंतर होता है, यानी उसके 4 मिनट, उसके बीच का जो अंतर है वो 4 मिनट का होता है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। उसके स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में, यानी गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है वो 2 घंटे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है। यहाँ देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री का हो सकता है। अब 1 डिग्री के, जब 1 डिग्री का 4 मिनट हो गया तो 2 घंटे के लिए 29 डिग्री दर्शा रहा है, तो 4 मिनट के हिसाब से आप निकाल लीजिए, तो लगभग 2 घंटा आएगा। 82 डिग्री 30 मिनट्स, यानी इसको आप पढ़ते हैं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। हमारे भारत का मानक समय कितना है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि जो भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व है, यानी 82.5 डिग्री पूर्व है। तो ये हमारा भारत का मानक समय हो गया। ठीक है,
इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। इसी को हम भारत याम्योत्तर भी कहते हैं। आपको चूंकि याम्योत्तर के बारे में इससे पहले लेसन में अच्छे से पढ़ाया गया है, आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा यदि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। वैसे तो कोई कन्फ्यूजन होने नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग याम्योत्तर, भारत मानक याम्योत्तर को बहुत अच्छे से उस लेसन में पढ़े थे। अब आइए पढ़ते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। शायद आपको याद होगा कि हम अगले इससे पहले लेसन जो पढ़ाए थे उसमें पूछे थे कि भारत को और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करती है। तो बहुत लोगों ने इस पर कमेंट भी दिया था कि पाक जल संधि है जो इन दोनों को अलग करती है। तो इस लेसन में भी हमको पाक जल संधि के बारे में पढ़ना है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कि पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, यानी भारत और श्रीलंका एक दूसरे को ये अलग कर देती है। कौन सी जल संधि? तो पाक जल संधि। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं प्रशासनिक क्रियाकलाप। यानी हमारा भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो इसको मतलब बहुत बड़ा विस्तार में फैला है, तो इसको सुविधा के लिए इसको प्रशासनिक क्रियाकलापों में किस तरह से विभाजित किया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यानी अपनी सुविधा के लिए ये लोग क्या किए हैं, देश को 28 राज्यों में बांट दिए हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। आप लोग जानते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है। तो कह रहा है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जो राज्य है उसका निर्माण भाषा के आधार पर कर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो यदि आए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ पहले इसको राज्य में बांटा गया, अब उस राज्य को किस में बांट दिया गया, जिला में बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रशासनिक जो क्रियाकलाप है वो आसानी से हो सके, इसलिए इसको पहले राज्य में बांटा गया और फिर राज्य को जिला में बांट दिया गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब आगे पढ़ते हैं बृहद हिमालय। हिम प्लस आलय यहाँ होना चाहिए, हिम प्लस आलय। यहाँ आपको आ छूट गया है, यहाँ हो जाएगा हिम, यहाँ आपका हो जाएगा हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम प्लस आलय। तो यहाँ आ छूट गया है, लय हो गया है, हिम प्लस आलय। इसका मतलब क्या होता है, तो हिम प्लस आलय यानी हिमालय हो गया। तो इसका मतलब यहाँ होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का मतलब हो गया बर्फ का घर। यानी हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, यानी समानांतर समान श्रृंखलाओं में इसको बांटा जाता है। तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। और है दूसरा हिमाचल, हिमाचल मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। यह कह रहा है कि मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित मुख्य श्रृंखला है। हिमालय, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जो हिमालय के दक्षिण वाला क्षेत्र है उसके उत्तरी मैदान स्थित है। उसमें कौन सा मैदान स्थित है, तो उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान कैसा है, समतल भी है और सपाट भी है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप यानी एलुवियल डिपोजिट से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। आप लोग पढ़े ही थे कि कैसे निक्षेपित करता है सब, नदी अपने साथ बालू मिट्टी ये सब लेके आती है और यहाँ जल और निक्षेपण अपना करके उसको मैदान योग्य बनाती है। तो नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदान में जनसंख्या अधिक है। इसी कारणवश से इस मैदान में जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ते हैं भारतीय महामरु स्थल। भारतीय महामरु स्थल, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरु स्थल स्थित है। भारत का जो पश्चिमी भाग है
उसमें भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह जो है शुष्क गर्म और रेतीला स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लाटू। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसका जो धरातल है वो काफ़ी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र में जो है बहुत सी श्रृंखलाएं और घाटियाँ भी स्थित हैं। अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो विंध्य और सतपुड़ा है ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती है। अब यहाँ पूछ देगा कि विंध्य सतपुड़ा से होकर कौन सी नदियाँ बहती है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि विंध्य एवं सतपुड़ा से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ये किधर बहती हैं? तो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की तरफ से बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है। जो पश्चिमी घाट का विस्तार है वो कैसा है? एक समान है। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। यानी एक समान नहीं है, वो कैसा है? असमान है। क्यों? क्योंकि वो टूटा फूटा है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पहले ही पढ़े, पठारों जो पठार हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें हम लोग को ये प्रचुर मात्रा में कोयला और लौह अयस्क मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यहाँ पढ़ते हैं नदियों के बारे में, यानी रिवर्स के बारे में। महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिर रही है? तो महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियाँ जो है ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जो मुहाना होता है उस मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब पढ़ते हैं हम सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिल जाती है। वो इन बड़े नदियों में क्या करती है? आके मिल जाती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में क्या करती है? विसर्जित करती है। उसको हम बोलते हैं सहायक नदी। सहायक नदी किसको बोलते हैं? तो सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में, जो मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको हम बोलते हैं सहायक नदी। यहाँ हम पढ़ते हैं जलोढ़ निक्षेप यानी एलुवियल डिपॉजिट के बारे में। तो नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है जलोढ़ निक्षेप कहलाती है। यानी नदियों के द्वारा ही ये जो मिट्टी लाई गई रहती है वो महीन मिट्टी जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है उसको, उसी को हम बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। अब यहाँ पढ़ते हैं सुंदरबन डेल्टा। अभी सुंदरबन डेल्टा वहाँ देखे थे आप, जो कहाँ था? तो आपके गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर था। तो यहाँ दे रहा है सुंदरबन डेल्टा के बारे में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। उसे ही सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इस डेल्टा की भी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनती है। जो डेल्टा स्थल है उसका वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनती है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। जहाँ नदियाँ किस में प्रवेश करती हैं? समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। उस जगह को क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको देख रहे हैं, इस फिगर को, इसको क्या कहते हैं? तो कह रहे कि
प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं। ये सब प्रवाल हैं। ये जो आपको भूरा भूरा सब दिख रहा है ये सब क्या है? ये प्रवाल है। ये जंतु के कंकाल हैं। ये सब इसको प्रवाल बोलते हैं जो भूरा भूरा दिख रहा है, लेकिन ये जंतु के जो कंकाल हैं वो हैं, जिसे पालिप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पालिप। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। जब जीवित जंतु यानी मर जाते हैं तब क्या होता है? उनका कंकाल जो उनका हड्डी वगैरह होता है वो क्या होता है? बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जो अन्य पालिप होते हैं उनकी वृद्धि मैंने वो बढ़ते हैं इन ठोस कंकालों के ऊपर, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं। जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी क्या हो जाते हैं? ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। और ये इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। यहाँ पढ़ते हैं द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। जो भारत है हमारा उसमें 2 द्वीप समूह है, यानी आइसलैंड जिसको आप द्वीप समूह बोलते हैं। भारत में वो कितने हैं? तो 2 हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये केरल से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वो कह रहा है कि भारत से दक्षिण यानी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को किस घाट के नाम से जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ है पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका देशों के बीच स्थित है। जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह से है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में है? तो बस आपके लिए ये 2 ही क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट चैप्टर है। आज हम इसे पढ़ते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो मौसम में परिवर्तन आता है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, सूर्य की विकिरण, वर्षा आदि को शामिल किया जाता है। इसमें तापमान और सूर्य की विकिरण, वर्षा और आदि को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होते हैं। मौसम का अनुभव आप लोग भी करते हैं, पता है? कभी ऐसा लगता है कि बाप रे बहुत तेज गर्मी लग रही है, क्यों इतना गर्मी लग रही है, इस तरह से फील होता है। कभी लगता है बाप रे बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा का मौसम आ गया। ठंडे के मौसम में मन करता है कि चलो भाई थोड़ा सा कुछ ऐसा चटपटा खाएं, कुछ गर्म चीज़ खाएं, चाय खाएं, पकौड़े खाएं, इस तरह का मन करता है। और जैसे गर्मी का मन मतलब गर्मी वाला मन होने लगता है, गर्मी का मौसम आ जाता है तो कैसा फील होता है? तो लगता है कि बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो कभी बरसात का मौसम आ जाता है। तो ये मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पढ़ना है सर्दी। सर्दी कब से कब तक रहती है? तो दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम रहता है। दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक लमसम ठंडा का मौसम रहता है, जिसको आप सर्दी बोल सकते हो। उसके बाद आता है गर्मी। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी का मौसम रहता है। मार्च से स्टार्ट होता है, होली के बाद धीरे धीरे से गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है और मई जून तक ये मौसम रहता है। किसका? गर्मी का। उसके बाद आता है वर्षा। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है, यानी वर्षा का मौसम। उसके बाद है शरद। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम यानी शरद हो जाता है। इसको यहाँ पढ़ना है शीत ऋतु। शीत ऋतु यह मौसम भारत में दिसंबर से फरवरी तक रहता है। दिसंबर से और फरवरी तक यानी सर्दी का मौसम दिसंबर से और फरवरी तक रहता है। इसको क्या बोलते हैं? तो शीत ऋतु बोलते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें
नहीं पड़ती है। जब ठंड का मौसम होता है तो कैसा फील होता है कि काश एक बार सूर्य भगवान अपना दर्शन दे देते हैं तो हम लोग थोड़ा सा जाके अपने शरीर को सेक लेते हैं या जो भी हम लोग का काम है वो कर लेते हैं। लेकिन उस समय ये सूर्य भगवान क्या करते हैं, छिप जाते हैं, निकलते नहीं हैं, कहते हैं कि ना ना अभी हम नहीं निकलेंगे क्योंकि हमको भी तो ठंडा लग रहा है। चलिए तो मजाक की बातें हो गई। लेकिन उस समय क्या होता है, ठंड के मौसम में सूर्य जो है वो सीधी किरणें नहीं डालता पृथ्वी पर, इसलिए ठंड ज़्यादा लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से हमें ठंड अधिक लगती है। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। भारत में मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी का मौसम रहता है। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो सूर्य की किरणें कैसे हो जाती है, एकदम सीधी पड़ने लगती है। इसलिए तो हमें गर्मी का अनुभव अधिक होने लगता है, क्योंकि उस समय सूर्य निकलता है और उसका जो किरण होता है वो एकदम सीधा पड़ता है। तो हमें किस तरह का मौसम का अनुभव होता है, तो गर्मी के मौसम का, यानी गर्म तापमान हो जाता है, इसलिए हमको गर्मी लगता है। उस समय क्या मन करता है कि अरे चलो यार थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लस्सी पी लेते हैं, थोड़ा ऐसा मन करता है कुछ ठंडा हम लोग खाएं, कुछ ठंडा पिएं, जिससे हमारा मतलब जो भी गर्मी वाला मन है, गर्मी जैसा लग रहा है, वो क्या हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए। तो उस समय ऐसा क्यों होता है, उस समय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है ना वो एकदम धरती पर सीधी पड़ती है, इसलिए हमें गर्मी का अनुभव अधिक होता है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है उस समय, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही है, तो सीधी पड़ रही है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है। जब दिन का समय होता है तो हवाएं चलती है, लेकिन वो गर्म और शुष्क चलती है, जिसे हम लू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। आप लोग को शायद याद भी होगा कि जब लू गाँव में, और बहुत लोग बोलते हैं पुराने लोग कि जब लू लग जाती है तो क्या, इसी गर्मी के मौसम में ही आम भी फलता है ना, तो वो क्या करते हैं लोग, जब लू लग जाता है तो कच्चा आम तोड़ के लाते हैं, उसको बॉयल करते हैं और फिर उसका जूस बनाते हैं और जूस बना के पी लेते हैं। इससे बोलते हैं लोग क्या, कि जो लू लगी है वो दूर हो जाएगी, उससे लू जो है वो दूर हो जाएगी। तो लू जो चलती है वो कैसी होती है, तो उसकी हवा जो है, हवाएं तो चलती है लेकिन सूर्य की किरणें भी है, धूप भी तेज है, तो धूप की वजह से वो हवाएं जो है क्या होती हैं, गर्म और शुष्क बहती हैं, जिसको हम लू बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून, इसको आप दक्षिण पश्चिम मानसून बोल सकते हैं या वर्षा का मौसम बोल सकते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह मानसून जो है वो आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होता है। जब यही पवन पहाड़ों से क्या होती है, टकरा जाती है, तो क्या हो जाता है, तो वर्षा हो जाता है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। अब हम लोग पढ़ेंगे किस मौसम के बारे में, तो शरद ऋतु के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ 4 ऋतु हैं। मौसम में जो परिवर्तन आता है वो कितना है, तो 4 है। तो पहला आपका कौन सा हो गया, तो पहला हो गया आपका शीत ऋतु, फिर दूसरा ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और उसके बाद आ गया शरद ऋतु। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम शरद ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इस समय जो होता है कब, जब शरद ऋतु आता है, तो इस समय जो पवन है वो स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होता है, वर्षा होता है। इस मौसम में वहाँ पे वर्षा होता है। किस मौसम में, शरद ऋतु वाले मौसम में। उसके बाद है जलवायु। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अब यहाँ है कि जलवायु किससे कहते हैं, तो जलवायु उसे कहते हैं जो किसी स्थान के अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, वो क्या है, तो वो जलवायु है, उसको ही हम जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। कह रहा है कि किसी स्थान की जलवायु, समझ पा रहे हैं आप, किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई, मान लीजिए जलवायु हो गया, और फिर उसकी ऊंचाई और यहाँ का समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, ये आपके सीटेट में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित कौन सा
ऐसा स्थान है जो कि गर्म है। तो आप बोल सकते हैं कि जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, यानी उसका नाम क्या है जो बहुत गर्म स्थान है राजस्थान में, तो वो है जैसलमेर और बीकानेर जो गर्म स्थान है। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। यहाँ ये भी हो जाएगा कि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास में कैसी ठंडी पड़ती है, तो बहुत बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, यानी कि न ज़्यादा ठंडा है और न ज़्यादा गर्म है। इसका जो जलवायु है वो मध्यम है, यानी कि बीच में है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे हैं, वो ना गर्म है और ना ही ठंडा है। कहाँ? कोलकाता और मुंबई, यहाँ की जलवायु मध्य में रहती है, यानी बीचों बीच रहती है, न अधिक गर्मी लगेगा और ना ही अधिक ठंडा लगेगा। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम, सबसे अधिक वर्षा तो मौसिनराम, इसको आप याद कर लीजिएगा। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। देखिए, और किसी किसी वर्ष कह रहा है कि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो भारत की जलवायु है उसको मोटे तौर पर क्या कहा जा सकता है? तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मानसून शब्द जो है वो कौन से भाषा से बनता है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। जो भारत का उष्णकटिबंध है उसका अधिकतर वर्षा जो है वो मानसूनी पवन से होता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जो भारत में कृषि होती है वो किस पर निर्भर होती है? तो वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। मान लीजिए कोई किसान है, वो यदि अपना फसल उगाता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? तो टाइमली वर्षा होना होता है तो उसका फसल अच्छा होता है। तो इसलिए ये सब जो है मानसून पर निर्भर करता है, ताकि इनका फसल जो है वो प्रचुर मात्रा में अच्छी तरह से हो जाए। प्राकृतिक वनस्पति, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। और सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। जैसे कोई छोटा छोटा पौधा जो स्वयं उगाया है, जिसको किसी ने लगाया नहीं, वो स्वयं उत्पन्न हो गया, तो वो क्या है? वो प्राकृतिक वनस्पति है। तो वो उसमें आ गया, प्राकृतिक वनस्पति में क्या? झाड़ी आ गया। वो एक तरह से पौधा है जिसका नाम है कैक्टस, वो भी स्वयं उग जाता है। तो कुछ पौधे हैं जो प्राकृतिक स्वयं उगाती है, मतलब स्वयं उग जाता है प्राकृतिक पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तो उन्हें ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में है जो अलग अलग तरह की क्या पाई जाती है? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जो भारत का वनस्पति है उसको हम 5 भागों में क्या किए हैं? विभाजित कर देते हैं। तो पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा है कटीली झाड़ियाँ, और यहाँ आ गया है पर्वतीय वनस्पति, चौथा हो गया तथा मैग्रोन वन, ये आपका 5वां हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। अब कहीं भी किसी भी पौधे को
हरा भरा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जल है। तो अधिक वर्षा यदि किसी जगह पे हो रही है, यदि बहुत अधिक होगी तो वो भी नुकसानदेह है, लेकिन उसके हिसाब से, पौधे के हिसाब से यदि उसको पानी मिल रहा है और वर्षा हो रही है तो वहाँ पे पौधे ऑटोमेटिकली हरे भरे और अच्छे होंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, यानी बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। किसी भी पौधे पे यदि पानी नहीं मिले और सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक पड़े तो वो पौधा क्या होता है? मुरझा जाता है, यानी वो पनपता नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि बहुत ज़्यादा घना वन है, इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है वो ज़्यादा वहाँ नहीं पहुँच पाता है। सदाबहार वन के वृक्ष अपने पत्ते साल के अलग अलग महीनों में गिराते हैं। जो सदाबहार वन के वृक्ष हैं उनका जो पत्ता होता है वो साल के अलग अलग महीनों में गिरता है, इसलिए ये वन हमेशा हरा भरा दिखता है। इसलिए वो वन क्या है? हमेशा हरा भरा दिखता रहता है। इसलिए इस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहा जाता है। यही वजह है कि इस प्रकार के वन को क्या कहा जाता है? तो सदाबहार वन कहा जाता है। प्रमुख पेड़ इसमें कौन कौन से हैं? तो महोगनी है, एबोनी है और रोजवुड है। याद रखिएगा, इसका प्रमुख पेड़ जो है वो महोगनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ है, तो आप बता सकते हैं महोगनी है, एबोनी है और रोजवुड है। यहाँ पे आपका हो गया प्रमुख पेड़ महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ये इसका प्रमुख पेड़ है किसका? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। भारत में सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाया जाता है। अब दूसरा पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। जो पतझड़ वन है इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं, ये सदाबहार वन की तरह बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं, ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनका एक निश्चित समय होता है कि इसी समय में इनकी पत्ती क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़, जो इस कटिबंध में महत्वपूर्ण पेड़ हैं, उनका नाम है साल, सागवान, पीपल, नीम एवं शीशम। ये इस वन के प्रमुख पेड़ हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। जो कटीली झाड़ियाँ है वो देश के किस भाग में पाई जाती है? तो शुष्क भाग में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां में बड़े बड़े होते हैं। जो पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्ती जो है वो क्या होती है? बड़ी बड़ी होती हैं। इनकी महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। उसके बाद है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। जब भी हम, आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जब भी हम ऊंचा उठने लगते हैं, ऊंचाई पर यानी जाने लगते हैं, तो तापमान क्या होने लगता है? घटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जब तापमान में क्या होने लगती है? जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो कमी होने लगती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो है वो शंकवार, यानी इसको हम कोनिफेरस होता है, इसको शंकवार पेड़ बोलते हैं। जब ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वो पेड़ कैसा दिखेगा? तो शंकवार दिखता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। ये पौधे क्या कहे जाएंगे? तो शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखने में कैसे दिखते हैं? तो शंकाकार दिखते हैं, इसलिए इस पौधे को हम शंकुधारी बोलते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पर्वतीय वनस्पति में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो उस पेड़ का नाम है पाइन तथा देवदार। ये इसके प्रमुख पेड़ हैं। उसके बाद आता है मैंग्रोवन वन। तो मैंग्रोवन वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका कि कौन सा ऐसा वन है जो खारे पानी में रह सकता है? तो आप आंसर दे सकते हैं कि मैंग्रोव वन है जो खारे पानी में भी रह सकता है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। देखिए ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो सुंदरबन आप लोगों ने पढ़ा था ना, सदाबहार वन,
वही अंडमान एवं निकोबार में वो भी है। तो ये भी कह रहा है कि तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रकार के वन की जो महत्वपूर्ण प्रजाति है वो कौन सी है, तो वो सुंदरी है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, तो सुंदर वन पड़ा। इसी के वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया क्या, सुंदरवन। अब यहाँ पढ़ते हैं पेड़ पौधे के बारे में। पेड़ पौधों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, देखते भी आते हैं कि पेड़ कैसे दिखते हैं, पौधे कैसे दिखते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और पौधे इसी प्रक्रिया को उल्टा करते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करती है, बांध कर रखती है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी एक पौधे को एक जगह से उखाड़ के देखिएगा, उसके साथ साथ मिट्टी भी चली आती है। इसका मतलब होता है क्या, कि वो पौधे जो है उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को उतने दूर बांध कर रखती हैं, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती है। यानी उसकी जो जड़ें हैं ना, वो मिट्टी के अपरदन को भी रोक के रखती है। वन्य प्राणी, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। जो वन में रहने वाले प्राणी हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, मोर हो गया, और बहुत से स्नेक हो गया, ये सब जो प्राणी है इसको हम वन्य प्राणी कहते हैं। यानी जो वन में रहता है उसको क्या कहेंगे, तो वन्य प्राणी यानी वन्य जीव कहेंगे। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां होती हैं, अलग अलग की प्रजातियां हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में हमने दिया एलिफेंट, लायन, ये सब अलग अलग प्रजाति है इनका। तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। ये सब इनका अलग अलग प्रजाति है। इनका निवास कहाँ होता है, तो इनका निवास वन में होता है। क्योंकि आजकल तो वन बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी है, इस वजह से क्या हो रहा है, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होती आ रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वन्य प्राणी जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। यानी वो हमारे बीच से हटते जा रहे हैं, यानी एक तरह से समाप्त होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वनों की कटाई होती जा रही है। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। शेरों का निवास कहाँ है, तो एशियाई में है। गिर वन के एशियाई में शेरों का निवास है। हाथी तथा एक शिंग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। असम के जंगलों में हाथी और गैंडे घूमते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली ऊंट जो है वो भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊंट आपको देखने को कहाँ ज़्यादा मिलता है, तो रेगिस्तान में। और कह रहा है कि जंगली गधा जो है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, तो तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, जो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। वन्य जीव सप्ताह, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। हम अब वन को बचाने के लिए ही इस अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाते हैं, ताकि लोगों के मन में जागरूकता पैदा हो कि हम वन जो है कम से कम काटें। अपने लाइफ में एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर एक वृक्ष हम काट देते हैं तो उसके बदले में एक वृक्ष हम लगाएं, तभी तो वन जो है और वन्य जीव जो है वो जीवित रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो ऑक्सीजन हमको किससे मिलता है, तो पेड़ पौधे से मिलेगा। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा कैसे, सोचने वाली बात तो ये है ना। तो इसलिए हमें पेड़ लगाना ज़रूर चाहिए। तो पेड़ से हम हैं और हमसे पेड़ है, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। यहाँ यही कह रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सकते। और वन जीव का निवास कौन सा है, तो वन है, यानी जंगल जिसमें पेड़ पौधे हो, उसी में ना वन्य जीव रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल एस्टिट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। कुछ पक्षियों को आपने देखा होगा जो हर समय आपको नहीं दिखाई देंगे, सर्दी के मौसम में वो खासकर दिखाई देते हैं। सबसे छोटी लिटिल एस्टिन, जिसका वजन लगभग
15 ग्राम होता है। उसका वजन कितना है? मात्र 15 ग्राम। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो भारत आती है। सोचिए, आर्कटिक प्रदेश से वो आती है मात्र 15 ग्राम की पक्षी, जिसका नाम है लिटिल एस्टिंट, और उसका वजन कितना है? तो 15 ग्राम है। और वो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ आती है? तो हमारे भारत में आती है। अब यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो मौसिनराम है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम है। मैंग्रोव वन खारे जल में हो सकते हैं। मैंग्रोव वन जो है वो खारे जल में भी हो सकते हैं। महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र के स्थल की ओर बहती हैं। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटते मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। गुजरात के गिर एशियाई वन में सिंह का निवास है। सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। आज आपका ज्योग्राफी पूरा समाप्त हो गया। तो इसमें आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऋतुओं की संख्या कितनी है? मात्र एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपके लिए लेसन तो नहीं कहेंगे, अगले क्लास 7 हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।